इस दिल को छू लेने वाली कहानी में हम मिलते हैं जेन से, जो एक भयानक हादसे के बाद जंगली इलाके में फंसी होती है। अकेलेपन, डर और दर्द के बीच वो न सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करती है, बल्कि अपने प्यारे पॉल की यादों से ताकत लेकर एक नई शुरुआत की राह पकड़ती है। कहानी की शुरुआत में हम एक युवती को देखते हैं जिसका नाम जेन होता है। उसका बचपन बेहद मुश्किलों से भरा होता है। उसके माता पिता में हमेशा कहासुनी होती रहती थी, और जब जेन 9 साल की थी, उसके पिताजी ने क्रिसमस के दिन आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने जेन की सोच को बचपन से ही नकारात्मक बना दिया और वो अपने पापा की मौत से अंदर तक टूट चुकी थी। आज भी वो उस सदमे से उबर नहीं पाई है। डिप्रेशन के कारण जेन को मानसिक देखभाल के केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उस जैसे कई लोग मानसिक इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन जेन बार बार खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं, मगर वो अंदर से जीने की चाहत खो चुकी होती है। जेन योजना बनाती है कि आने वाले 2 दिन में, क्रिसमस के दिन, वो भी अपने पापा की तरह खुद को खत्म कर लेगी। इसलिए वो एक रात चुपचाप कई दवाइयाँ अपने पास रख लेती है। क्रिसमस के दिन जब आता है, वो अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर के लिए न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पहुंचती है, जहां उसे विमान पकड़ना होता है। वहां उसकी भेंट एक प्रसन्नचित्त लड़की से होती है, जो कुछ ही दिनों में विवाह करने वाली होती है और अपने आने वाले जीवन को लेकर बहुत उत्साहित रहती है। वो भी न्यूयॉर्क जा रही होती है। इसके बाद जेन की मुलाकात एक और इंसान से होती है, जिसका नाम पॉल होता है। पॉल एक दयालु और समझदार आदमी होता है। जेन और पॉल की फ्लाइट एक ही होती है, मगर फ्लाइट में थोड़ी देरी होती है, इसलिए पॉल उससे बातचीत शुरू करता है। हालांकि जेन उदास और गंभीर विचारों में डूबी होती है। कुछ देर बाद दोनों विमान में बैठ जाते हैं और संयोग से उनकी सीटें साथ होती हैं। ये देखकर दोनों हैरान भी होते हैं और थोड़े खुश भी। फिर प्लेन उड़ान भरता है और दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। कुछ ही समय बाद पॉल को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसी दौरान जेन एक पत्र लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि पॉल आखिरी इंसान है जिससे उसने बातचीत की। वो पॉल को आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देती है और वो पत्र पॉल की जेब में रख देती है। इसके बाद वो विमान के वॉशरूम में चली जाती है, जहां वो दवाइयां निकालती है जो उसने मानसिक संस्थान से चुराई थी, और उन्हें लेने ही वाली होती है। तभी एयर होस्टेस दरवाज़ा खटखटाती है और जेन से कहती है कि वो बाहर आकर अपनी सीट पर जाकर बेल्ट लगा ले। अचानक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ जाती है और विमान जोर जोर से हिलने लगता है। यात्री डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है और पायलट नियंत्रण खो बैठता है। इस बीच जेन वॉशरूम के अंदर ही रहती है और बाहर आने की कोशिश नहीं करती। फिर प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है और एक बर्फ से ढके पहाड़ से टकरा जाता है। कुछ समय बाद जब जेन को होश आता है, वो धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर आती है। उसके सिर से खून बह रहा होता है और वो देखती है कि विमान बर्फीले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। वो रात का समय होता है और चारों ओर प्लेन के टुकड़े बिखरे होते हैं। हर जगह मलबा पड़ा होता है और उसे छोटे बच्चों, औरतों और मर्दों की लाशें नजर आती हैं, जो इस दर्दनाक हादसे में मारे गए थे। ये देख उसका दिल भर आता है। तभी उसे वो लड़की दिखाई देती है जो नए साल में शादी करने वाली थी, मगर जेन के सामने ही उसकी जान चली जाती है। फिर जेन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस ओर जाती है और देखती है कि पॉल मलबे में फंसा हुआ है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और सफल भी हो जाती है। पॉल कहता है कि ठंड से बचने के लिए उन्हें प्लेन के किसी बड़े हिस्से में छिपना होगा। जेन उसे सहारा देती है और मलबे के एक हिस्से में ले जाती है, जहां दोनों ठंडी हवाओं से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि शायद यहाँ सिर्फ वही 2 लोग बचे हैं। जेन और पॉल किसी तरह डर और तनाव में रात बिताते हैं। सुबह होते ही दोनों बाहर आते हैं। जेन देखती है कि चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। कोहरा इतना घना होता है कि आसपास कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा होता। वो उस लड़की के पास जाती है जो उसके सामने मर गई थी। उसे देखकर जेन बहुत दुखी होती है। पॉल जेन से कहता है कि वो अब वापस नहीं आ सकती। अब हम दोनों ही इस हादसे में बचे हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलकर मदद ढूंढनी होगी। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम यहीं रुके रहे तो भूख से मर जाएंगे। पॉल को लगता है कि शायद ही कोई बचाव करने आएगा, और अगर आया भी तो तब तक शायद वे जीवित न रहें।
इसलिए उन्हें तुरंत रवाना होना चाहिए। लेकिन जेन उसके साथ जाने से मना कर देती है और वापस मलबे के अंदर चली जाती है। पॉल उसके पास आके कहता है कि अगर हम यहीं रुके तो मौत निश्चित है, मगर जेन उसकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि अब उसमें जीवन जीने की कोई रुचि नहीं बची थी। पॉल अंतिम बार उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम दोनों को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन जेन उसकी बात नहीं स्वीकारती। फिर पॉल अकेले ही अपने सामान के साथ निकल पड़ता है। ये देख जेन उसे अकेला नहीं जाने देती, इसलिए वो उसके पीछे चल देती है। पॉल जेन को अपने पीछे आता देखकर बहुत प्रसन्न होता है और वे दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। वे दोनों सहायता की खोज में बर्फीले पहाड़ों से गुजरते हैं और पैदल यात्रा जारी रखते हैं। इस सफ़र में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर दोनों हार नहीं मानते। जब जेन थक जाती है तो पॉल उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विमान हादसे में पॉल के पेट पर भी चोट लगी थी, फिर भी वो चलते रहता है। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और ठंडी हवाओं को झेलते हुए बढ़ते रहते हैं। यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होती है, फिर भी वे धीरे धीरे चलते रहते हैं। जब वे दोनों एक पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तो चलते हुए वे एक चट्टान में फंस जाते हैं। अब उनके पास न आगे जाने का मार्ग होता है, न पीछे लौटने का। यह रास्ता अत्यधिक खतरनाक होता है, जिससे जेन डर जाती है, लेकिन पॉल उसे साहस देता है। अब वे न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे जा सकते हैं, इसलिए पॉल नीचे कूदता है और एक पेड़ की सहायता से गिरता है, जिससे उसे अधिक चोट नहीं लगती। उसे देखकर जेन भी नीचे छलांग लगाती है और उसे भी मामूली चोट ही लगती है। इसके बाद वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं, मगर अभी तक उन्हें जंगल या किसी घर का कोई निशान नहीं दिखता। वे दोनों कड़ी बर्फबारी, ठंड और भूख से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद में कि कोई मिल जाएगा जो उनकी सहायता करेगा। पॉल और जेन अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। जब वे चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ समय विश्राम करते हैं, फिर दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। शाम होते होते भूख और प्यास से उनका शरीर दुर्बल होने लगता है। तभी उन्हें एक छोटी गुफा नजर आती है जहां पॉल रुकने का निश्चय करता है। जेन, जो बेहद थक चुकी होती है, उसे पॉल गुफा में प्रवेश करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे गुफा में घुसने वाले होते हैं, एक भयंकर हिम तूफान आ जाता है। पॉल जेन को हटने के लिए कहता है, लेकिन दोनों उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। पॉल को अधिक चोट नहीं आती, लेकिन जेन बर्फ में दब जाती है। वो सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, परंतु उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती। पॉल उसे खोजते हुए बर्फ हटाने लगता है और अंत में उसे बेहोश अवस्था में पाता है। वो जेन को उठाकर गुफा में लाता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ समय बाद जेन को होश आता है, जिससे पॉल को बहुत प्रसन्नता होती है। वो उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार एयरपोर्ट पर देखा, तभी मुझे तुमसे पहली नज़र में ही लगाव हो गया था, इसलिए मैंने अपनी सीट बदलवा ली ताकि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं। उसी समय पॉल को जेन की दवाइयों का बॉक्स दिखाई देता है और वो उसके बारे में पूछता है। तब जेन उसे अपना पूरा अतीत बताती है कि जब वो 9 वर्ष की थी, उसके पिता ने क्रिसमस के दिन खुद को ख़त्म कर लिया था। तब से वो अवसाद में रहने लगी थी। वो बताती है कि उसी दिन वो भी विमान में आत्महत्या करने वाली थी। ये सुनकर पॉल उसे मनोबल देता है और अपने बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिससे वो पूरी तरह अकेला हो गया, मगर उसने कभी हार नहीं मानी और न ही कभी खुद को ख़त्म करने की सोची। वो जेन से कहता है कि हम दोनों इस कठिन दौर से ज़रूर गुजर जाएंगे। पॉल की बातें सुनकर जेन के भीतर भी जीने की भावना जाग उठती है। वे दोनों रात वहीं ठहरते हैं और अगली सुबह फिर से यात्रा शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह वे बर्फीले इलाके को पार कर लेते हैं और अब उनके सामने जंगल का रास्ता आता है। वे दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं, मगर पॉल के पेट की चोट के कारण उसे अधिक दर्द होने लगता है, जिससे वो ठीक से चल नहीं पाता। लेकिन जेन उसे प्रोत्साहित करती है और दोनों धीरे धीरे चलते रहते हैं। पॉल, जो पहले से ही जेन को पसंद करता था, उस बीच पॉल लगातार जेन की देखभाल करता रहता है। यह देखकर जेन को भी वो पसंद आने लगता है और वो भी उसे मन ही मन चाहने लगती है। वे दोनों इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर पॉल जेन को रुकने के लिए कहता है और खुद आगे देखने जाता है।
वहाँ उसे एक नदी नजर आती है, जिसे देखकर वो प्रसन्न होकर जैन को बुलाता है। लेकिन जैसे ही पॉल आगे बढ़ता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो ढलान पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके पैर से काफी खून बहने लगता है। जैन तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचती है और उसके जख्म पर कपड़ा बांधती है। पॉल जैन से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर अकेली सहायता के लिए जाओ, मगर जैन उसे इस स्थिति में छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन पॉल उसे समझाता है कि वो इस हालत में आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो हमें बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अकेली आगे बढ़ो। जैन उसे कुछ दवाइयाँ देती है, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। फिर वो पॉल को सहारा देकर धीरे धीरे आगे ले चलती है। वे काफ़ी समय तक चलते रहते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी उन्हें एक गुफा नजर आती है, जहाँ वे रात रुकने का निर्णय लेते हैं। अगली सुबह वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं, मगर पॉल की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो खून की उल्टी करने लगता है और उसके पेट के घाव में संक्रमण फैल जाता है। अब उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका होता है, जिससे वो रास्ते में गिर पड़ता है। अब वो और आगे नहीं चल सकता और जैन से कहता है कि वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए। जैन उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि यही उचित निर्णय है। वो पॉल से कहती है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगी। दोनों भावुक हो जाते हैं और फिर जैन अकेली आगे निकलती है। कुछ ही देर में जैन जंगल पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसका सामना एक हिंसक शिकारी कुत्ते से होता है। कुत्ता जैन को देखकर उस पर हमला करने दौड़ता है। जैन तेजी से भागती है और दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन वह कुत्ता बहुत भूखा होता है और वहां से जाने को तैयार नहीं होता। वो जैन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन एक लकड़ी की सहायता से उसे दूर भगाने की कोशिश करती है, परंतु कुत्ता फिर भी पीछा करता है और अचानक जैन पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। तभी जैन को अपनी पॉकेट में एक शीशे का टुकड़ा मिलता है, जिसे उसने पहले खुद को समाप्त करने के लिए रखा था। वो उसी तेज कांच के टुकड़े से कुत्ते को खत्म कर देती है। इसके बाद जैन जख्मी हालत में आगे बढ़ने लगती है। अब उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची होती, लेकिन जो जैन पहले खुद को मिटाने की सोच रही थी, वही अब अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही थी, क्योंकि अब उसे जीवित रहना था। अपने लिए भी और पॉल के लिए भी वो उसी जलधारा तक पहुंचती है जिसे पॉल ने देखा था। वहां वो अपने शरीर को साफ करती है और पानी पीकर अपनी प्यास शांत करती है। इससे उसे थोड़ी ऊर्जा मिलती है और फिर वो आगे बढ़ती है। जंगल पार करने के बाद वो आखिरकार मुख्य सड़क तक पहुंच जाती है। तभी उसे एक वाहन दिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाए, वो बेहोश हो जाती है। गाड़ी में बैठा व्यक्ति बाहर आता है और उसे इलाज के लिए ले जाता है, और जैसे ही वो पॉल के बारे में कुछ और कहने लगती है, उससे पहले जैन दोबारा अवचेतन हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है, तो वो अस्पताल में अपनी माता को अपने सामने देखती है। जैन फिर से पॉल के बारे में सवाल करती है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि पॉल चोट और बिना आहार जल के कारण वहीं दम तोड़ चुका था। उसकी माँ उसे एक चिट्ठी देती है, जो पॉल ने मरने से पहले लिखी थी। उसमें लिखा होता है, जैन, तुम जहाँ कहीं भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ। पत्र में ये भी लिखा होता है, जैन, तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ो और अपना जीवन फिर से शुरू करो। ये पढ़कर जैन जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि पॉल ने उसे जीना सिखाया, लेकिन अब वो इस संसार में नहीं था। मगर पॉल अपने अंतिम समय में जैन को एक नई जिंदगी दे गया था, और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। जैन और पॉल की ये इमोशनल जर्नी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी उम्मीद और जज्बा जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।